2025 की शुरुआत में पाकिस्तानी इंटरनेट कम्युनिटी में एक नए वेंचर को लेकर बहुत चर्चा थी। 3 जाने माने व्लॉगर्स डकी भाई, रजब बट और नदीम नानीवाला ने मिलकर जॉइन एलीट ग्रुप लॉन्च किया। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था जिसे लोगों को जरूरी डिजिटल स्किल्स सिखाने के लिए बनाया गया था। इसका आइडिया सीधा और आकर्षक था। लगभग 5,000 रुपए की फीस देकर यूजर्स कई तरह के कोर्सेज एक्सेस कर सकते थे। इन कोर्सेज में यूट्यूब चैनल को ग्रो करने से लेकर टिकटॉक लाइव स्ट्रीमिंग में महारत हासिल करने, क्रिप्टो करेंसी समझने और बिजनेस शुरू करने तक सब कुछ सिखाने का वादा किया गया था। ये लॉन्च इसके फाउंडर्स के बहुत बड़े इन्फ्लुएंस पर आधारित था, जिनके लाखों फॉलोअर्स थे। वादा बहुत बड़ा था। पाकिस्तान में कई नौजवान इन क्रिएटर्स को कामयाबी की मिसाल मानते हैं। उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को उस कामयाबी के पीछे के राज सीखने का सीधा रास्ता समझा। मार्केटिंग से लग रहा था कि ये कोर्सेज एक शॉर्टकट थे, डिजिटल दुनिया में बड़े बन चुके लोगों से अंदरूनी जानकारी हासिल करने का एक तरीका। इसकी कीमत हालांकि कम नहीं थी, फिर भी कई लोगों के लिए इतनी पहुंच में थी जो अपने भविष्य में इन्वेस्ट करने के लिए उत्सुक थे। यह बिजनेस के सबसे अच्छे लोगों से सीखने का एक असली मौका लग रहा था, जिससे लॉन्च की शुरुआती एक्साइटमेंट और उम्मीद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज्यादा थी। हालांकि यह एक्साइटमेंट प्लेटफॉर्म के लाइव होते ही तुरंत निराशा में बदल गई। जिन यूजर्स ने उत्सुकता से पैसे दिए थे, उन्हें टेक्निकल प्रॉब्लम्स की दीवार का सामना करना पड़ा। वेबसाइट अस्थिर और ट्रस्टमंद नहीं थी। कई लोगों ने लगातार टू मेनी रिक्वेस्ट्स एरर की शिकायत की, जिससे वे अपने खरीदे गए कंटेंट को एक्सेस भी नहीं कर पा रहे थे। दूसरों को साइन अप प्रोसेस में ही दिक्कत हुई। उन्हें लगा कि उनके पेमेंट तो प्रोसेस हो गए, लेकिन उनके अकाउंट ठीक से नहीं बन पाए। यूजर एक्सपीरियंस उस स्मूथ प्रोफेशनल अनुभव से बहुत दूर था, जिसका विज्ञापन उनके हाई प्रोफाइल क्रिएटर्स ने किया था। इस खराब शुरुआत ने शक और निराशा की नींव रखी। यह प्लेटफॉर्म, जिसे एलीट नॉलेज का केंद्र बनना था, सबसे बुनियादी कार्यक्षमता के स्तर पर विफल हो रहा था। जिन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई खर्च की थी, उनके लिए कोर्सेज को एक्सेस न कर पाना सिर्फ एक छोटी मोटी असुविधा नहीं थी, यह भरोसे का विश्वासघात जैसा लगा। तकनीकी गड़बड़ियां सिर्फ छोटे मोटे बग्स नहीं थीं, वे बुनियादी समस्याएं थीं जिन्होंने प्लेटफॉर्म को अपने शुरुआती ग्राहक आधार के एक बड़े हिस्से के लिए लगभग अनयूजेबल बना दिया था। इसने आलोचना की लहर के लिए मंच तैयार किया जो अब सामने आने वाली थी। जॉइन एलीट ग्रुप के लिए तकनीकी दिक्कतें तो बस शुरुआत थीं। दूसरे जाने माने इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स ने मिलकर जल्द ही एक बड़ा पब्लिक बैकलैश शुरू कर दिया। शेराज बट, तलहा रिव्यूज, माज सफदर और अली बट जैसे लोगों ने अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पर अपनी चिंताएं जाहिर की। उन्होंने सिर्फ तकनीकी खामियां ही नहीं बताईं, बल्कि इससे आगे बढ़कर पूरे प्रोजेक्ट को स्कैम या पैसे ऐंठने वाला बताया। इन आलोचकों ने अपने फॉलोअर्स को इससे दूर रहने की चेतावनी दी, यह तर्क देते हुए कि यह कोई असली एजुकेशनल कोशिश नहीं थी, बल्कि फाउंडर्स की शोहरत और उनके फॉलोअर्स के भरोसे से पैसा कमाने की एक चाल थी। इस आलोचना का एक अहम पॉइंट कोर्सेज का असली कंटेंट था। कई लोगों ने तर्क दिया कि 5,000 रुपए में बेची जा रही जानकारी में कुछ भी नया या खास नहीं था। उन्होंने दावा किया कि YouTube ग्रोथ, ई कॉमर्स या क्रिप्टो इन्वेस्टिंग के वही लेसन ऑनलाइन आसानी से मुफ्त में मिल सकते थे। पाकिस्तानी सोशल मीडिया को समर्पित रेडिट फोरम निराशा से भरे यूजर्स के थ्रेड्स से भरे हुए थे, जिन्होंने इन्हीं भावनाओं को दोहराया। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों ने जो क्रिप्टो कोर्स तक पहुंच पाए, बताया कि इसमें केवल बहुत बेसिक एंट्री लेवल की जानकारी थी, जो अनगिनत वेबसाइटों और YouTube चैनलों पर आसानी से उपलब्ध थी। इसने इस धारणा को बढ़ावा दिया कि प्लेटफॉर्म अपनी कीमत के हिसाब से बहुत कम असल वैल्यू देता था। खुद फाउंडर्स की विश्वसनीयता भी कड़ी जांच के दायरे में आ गई। आलोचकों ने सवाल उठाया कि क्या एक सफल व्लॉगर होने से किसी को बिजनेस या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने जैसे मुश्किल सब्जेक्ट्स सिखाने की योग्यता अपने आप मिल जाती है। शेराज बट ने मजे लेते हुए कहा कि जो क्रिएटर्स अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करके मशहूर हुए थे, वे अब खुद को बिजनेस गुरु बता रहे थे। इस बात ने कई लोगों को प्रभावित किया, जिन्होंने कोर्सेज के पीछे की जानकारी पर शक करना शुरू कर दिया।
बैकलैश अब सिर्फ एक खराब वेबसाइट के बारे में नहीं था, यह प्रोजेक्ट और उसके क्रिएटर्स की असलियत के बारे में था। सोशल मीडिया पर स्कैम शब्द जॉइन एलीट ग्रुप से बुरी तरह जुड़ गया था। एक खराब प्लेटफॉर्म, कथित तौर पर कॉपी किया गया कंटेंट और फाउंडर्स की क्वालिफिकेशन पर सवाल, इन सब ने मिलकर नेगेटिविटी का एक तूफान खड़ा कर दिया। कई ऑब्जर्वर और कस्टमर्स को लगा कि यह प्रोजेक्ट जल्दबाजी में और बिना सोचे समझे शुरू किया गया था, जिसका असल मकसद क्रिएटर्स की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना था, न कि एक अच्छी एजुकेशनल प्रोडक्ट देना। पब्लिक ओपिनियन का फैसला तेज और कड़ा था और लॉन्च के कुछ ही दिनों के अंदर प्लेटफॉर्म की रेपुटेशन बुरी तरह खराब हो गई। आलोचनाओं के भारी तूफान का सामना करते हुए डकी भाई संस्थापकों में से पहले थे जिन्होंने सार्वजनिक रूप से ठोस कदम उठाया। लगभग 3 या 4 फरवरी 2025 को उन्होंने ऐलान किया कि वह जॉइन एलीट ग्रुप प्रोजेक्ट से पूरी तरह से हट रहे हैं। एक पब्लिक स्टेटमेंट में उन्होंने गंभीर मुद्दों को स्वीकार किया और अपने फॉलोअर्स से माफी मांगी। उन्होंने चीजें ठीक करने का वादा किया, यह कहते हुए कि वह या तो प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से बंद कर देंगे या सभी को सभी कोर्स मुफ्त में उपलब्ध करा देंगे। यह कदम डैमेज को कंट्रोल करने और अपने दर्शकों के साथ खोए हुए भरोसे को कुछ हद तक वापस पाने की एक साफ कोशिश थी। अपने एग्जिट के हिस्से के तौर पर डकी भाई ने उन सभी को पूरा रिफंड देने का वादा किया जिन्होंने कोर्स खरीदा था। हालांकि यह प्रोसेस खास था। खरीदारों को 20 से 30 सेकंड की स्क्रीन रिकॉर्डिंग सबमिट करनी थी। इस वीडियो में उन्हें अपने पर्सनल आईडी के साथ बैंक ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट दिखाना था, जिससे 5,000 रुपए के पेमेंट का प्रूफ मिल सके। हालांकि रिफंड के ऑफर का स्वागत किया गया, लेकिन प्रोसेस को बोझिल होने की वजह से कुछ आलोचना मिली। इससे भी अहम बात यह है कि डकी भाई ने अकेले पूरी जिम्मेदारी नहीं ली, बल्कि उन्होंने अपने पार्टनर्स रजब भट्ट और नादीम नानीवाला पर प्रोजेक्ट को जल्दबाजी में करने और खराब मैनेजमेंट का बड़ा इल्जाम लगाया। संस्थापकों के बीच अंदरूनी झगड़ा जल्दी ही सबके सामने आ गया। 6 फरवरी 2025 को रजब भट्ट ने डकी भाई की माफी का जवाब दिया, लेकिन इससे वे सहमत नहीं थे। आलोचक ताल्हा रिव्यूज द्वारा होस्ट किए गए एक पॉडकास्ट में बोलते हुए भट्ट ने डकी भाई के माफी मांगने के फैसले पर अपनी निराशा जताई। उन्होंने कहा, डकी को माफी नहीं मांगनी चाहिए थी, उन्हें कुछ हिम्मत दिखानी चाहिए थी। रजब भट्ट ने अपने पुराने पार्टनर पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने अपने सब्सक्राइबर काउंट और पब्लिक इमेज को उस प्रोजेक्ट की रक्षा करने से ज्यादा अहमियत दी जिसे उन्होंने साथ मिलकर बनाया था। इससे एक साफ दरार पैदा हुई, जिससे 2 संस्थापक सामने आए जिनके पास संकट को संभालने के बारे में बहुत अलग विचार थे। इस सार्वजनिक झगड़े के बीच तीसरे पार्टनर नादीम नानीवाला खामोश रहे। जहां डकी भाई माफी मांग रहे थे और रिफंड दे रहे थे और रजब भट्ट वेंचर का बचाव कर रहे थे और डकी की आलोचना कर रहे थे, नादीम नानीवाला ने बहुत कम सार्वजनिक बयान दिए। उनकी खामोशी ने कई लोगों को उनकी स्थिति और प्रोजेक्ट की विफलता में उनकी भूमिका के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। इस विवाद के बाद डकी भाई एक बड़े रिफंड प्रोसेस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, रजब भट्ट प्रोजेक्ट का बचाव कर रहे थे और नादीम नानीवाला बातचीत से काफी हद तक गायब थे, जिससे प्रोजेक्ट का भविष्य और यूजर्स के पैसे का भाग्य अनिश्चितता की स्थिति में था। जॉइन एलीट ग्रुप के आसपास की कंट्रोवर्सी उन सभी के लिए एक दमदार केस स्टडी है जो कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदने की सोच रहे हैं, खासकर वो जिसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने प्रमोट किया हो। सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक है इंस्ट्रक्टर के क्रेडेंशियल्स की जांच करना। ये पूछना जरूरी है कि क्या कोर्स सिखाने वाले व्यक्ति के पास ऑनलाइन पॉपुलर होने के अलावा सब्जेक्ट मैटर में असली साबित करने योग्य विशेषज्ञता है। एक सफल यूट्यूबर एंगेजिंग कंटेंट बनाने में माहिर हो सकता है, लेकिन इससे वह फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग या ई-कॉमर्स बिजनेस स्ट्रेटजी जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर ऑटोमेटिकली एक योग्य एक्सपर्ट नहीं बन जाता। हमेशा उस खास फील्ड में उनके नॉलेज और एक्सपीरियंस का प्रूफ देखें जिसे वे सिखाने का दावा करते हैं। एक और जरूरी बात यह है कि खरीदारी करने से पहले कंटेंट का प्रीव्यू जरूर देखें। ट्रस्टमंद एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अक्सर सैंपल लेसन, डिटेल्ड कोर्स आउटलाइन या फ्री इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल प्रोवाइड करते हैं।
यह पोटेंशियल स्टूडेंट्स को क्वालिटी, डेप्थ और टीचिंग स्टाइल को एसेस करने की अनुमति देता है, ताकि वे देख सकें कि यह उनकी एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप है या नहीं। जॉइन एलीट ग्रुप के मामले में किसी भी रियल प्रीव्यू की कमी का मतलब था कि यूजर्स केवल इन्फ्लुएंसर्स पर विश्वास के आधार पर खरीद रहे थे। अगर कंटेंट का सैंपल लेने का अवसर होता तो बहुत से लोग शायद यह समझ जाते कि जानकारी बहुत बेसिक थी या वह नहीं थी जो वे अपने पैसे खर्च करने से पहले ढूंढ रहे थे। इसके अलावा एक साफ और सीधा रिफंड पॉलिसी किसी भी लीगल ऑनलाइन कोर्स के लिए एक नॉन नेगोशिएबल फीचर है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो अपने प्रोडक्ट पर विश्वास करता है, उसे इतनी कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि अगर कोई ग्राहक संतुष्ट नहीं है तो उसे मनी बैक गारंटी दे सके। एक साफ सामने से रिफंड पॉलिसी की कमी एक बड़ा रेड फ्लैग होना चाहिए। जबकि डकी भाई ने आखिरकार रिफंड की पेशकश की, यह केवल तेज पब्लिक प्रेशर के बाद हुआ और प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड थी। एक ट्रस्टमंद प्लेटफॉर्म की रिफंड पॉलिसी शुरू से ही साफ तौर पर बताई जाएगी, जिससे ग्राहकों को अपने पैसे वापस पाने का सेफ और आसान तरीका मिल सके अगर प्रोडक्ट अपनी प्रॉमिस पूरी नहीं करता है। आखिर में जॉइन एलीट ग्रुप की कहानी ऑनलाइन एजुकेशन के बढ़ते मार्केट में ड्यू डिलिजेंस की जरूरत को उजागर करती है। इंटरनेट सेलिब्रिटीज से सीखने का अट्रैक्शन मजबूत है, लेकिन इसे इस बात पर हावी नहीं होना चाहिए कि एक एजुकेशनल प्रोडक्ट को क्या वैल्यूएबल बनाता है। इंस्ट्रक्टर क्रेडेंशियल्स की सावधानी से जांच करके, कंटेंट प्रीव्यू की डिमांड करके और एक फेयर रिफंड पॉलिसी को सुनिश्चित करके कंज्यूमर्स खुद को निराशा से बचा सकते हैं। यह घटना हमें याद दिलाती है कि डिजिटल युग में सीखने और बढ़ने की इच्छा जितनी ही जरूरी, एक सही मात्रा में संदेह भी है।